हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी। इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के बारे में समझाऊंगी। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? मांग का नियम क्या है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द डिमांड फॉर अ गुड एक्सटेंड with a fall in its on price and contract with a rise in its on price। मांग का नियम हमें यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर, किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर उसकी मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग कम होती है। इन अदर वर्ड्स, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। अन्य शब्दों में, किसी वस्तु की कीमत में और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। दैट इज, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, जब कीमत बढ़ती है, देन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, तो मांगी गई मात्रा कम होती है। एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, और जब कीमत कम होती है, देन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, तो मांगी गई मात्रा बढ़ती है। हम इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं किसी गुड को, किसी वस्तु को खरीदने के लिए, तो आप सबसे पहले शॉपकीपर से उसके प्राइस के बारे में इंक्वायर करते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइस उस कमोडिटी का ज्यादा है तो आप उसकी कम डिमांड करते हैं, और अगर आपको लगता है कि प्राइस कम है तो आप उसकी डिमांड को ज्यादा करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड जब हम स्टेट करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो हम एक फ्रेज यूज करते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में और कीमत में विपरीत संबंध है, बट ये अदर थिंग्स, अन्य बातें समान रहनी चाहिए। अब ये अन्य बातें या अदर थिंग्स क्या है? हम जानते हैं कि डिमांड, कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिमांड के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं, जिन्हें हम डिमांड फंक्शन में स्टडी भी करते हैं। यहां हम एक डिमांड फंक्शन ले रहे हैं। सपोज एक गुड है, एक्स गुड, जिसकी डिमांड डिपेंड करती है उसके प्राइस के ऊपर, रिलेटेड गुड के प्राइस पर, कंज्यूमर की इनकम पर, टेस्ट प्रेफरेंसेस पर, और फ्यूचर में प्राइस के चेंज होने की क्या एक्सपेक्टेशन है, इन सब पर। हम जब लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी करते हैं तो हम एक्स की डिमांड को सिर्फ उसके प्राइस के साथ ही रिलेट करते हैं। बाकी के सब फैक्टर को हम कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि इन फैक्टर में अगर कोई चेंज नहीं होता तब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। ये सब फैक्टर क्या हैं? फर्स्ट इज PR। PR इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, संबंधित वस्तु की कीमत। मान लीजिए आपकी जो एक्स गुड है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारी एक्स गुड टी है, चाय है। टी की डिमांड टी के प्राइस के साथ साथ कॉफी के प्राइस पर भी डिपेंड करेगी। अगर मार्केट में कॉफी का प्राइस कम हो जाता है तो वो पर्सन जो कि टी की डिमांड कर रहे थे, वो भी टी की जगह पे कॉफी की डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। अल्टीमेटली जो टी की डिमांड है वो पहले से कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर कॉफी की का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो लोग कॉफी की डिमांड करते थे, कॉफी पीते थे, वो कॉफी की जगह टी की डिमांड करना शुरू कर देंगे और टी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। एज टी एंड कॉफी आर सब्सिट्यूट, क्योंकि टी और कॉफी एक दूसरे के सब्सिट्यूट है, तो एक के प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे के डिमांड के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज वाई। वाई इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम का भी किसी गुड के डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो वो डिमांड कम करेगा, और अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो डिमांड भी इंक्रीज कर देता है। देन टी इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जिस गुड के लिए हमारे टेस्ट प्रेफरेंस अच्छे हैं उसकी डिमांड हम ज्यादा करते हैं, और जिसके लिए हमारे टेस्ट प्रेफरेंसेस नहीं है उस गुड की डिमांड भी हम कम करते हैं। देन नेक्स्ट इज ई, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर।
भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में किसी गुड का प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो एट प्रेजेंट हम हाई प्राइस पर भी उसके डिमांड को ज्यादा कर देते हैं। पर अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में किसी गुड का प्राइस कम होने वाला है तो एट प्रेजेंट चाहे उसका प्राइस कम हो रहा हो, हम उसकी डिमांड को कम कर देंगे और फ्यूचर के लिए उसकी डिमांड को पोस्टपोन कर देते हैं। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिमांड के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं। पर जब हम लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी करते हैं तो हम इन सब फैक्टर को कांस्टेंट लेकर चलते हैं और सिर्फ प्राइस का और डिमांड का रिलेशनशिप ही स्टडी करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ जितने भी और फैक्टर्स थे उन सब के ऊपर ये बार के साइन को डाला है। बार मीन्स दीज फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट, इन तत्वों में फैक्टर्स में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर इनमें चेंज आ जाता है तो हमारा डिमांड का जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। हम कुछ यही जो फैक्टर्स हमारे हैं जिन्हें हम यहाँ पर कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस भी बन जाते हैं। देन डेफिनेशन, हम यहाँ दो डेफिनेशन लेकर चल रहे हैं। प्रोफेसर बिलास और डॉक्टर मार्शल ने क्या डेफिनेशन दी लॉ ऑफ डिमांड की। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बिलास, the law of demand states that other things being equal, the quantity demanded per unit of time will be greater the lower the price and smaller the higher the price. Again the same definition. मांग का नियम हमें यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर उसकी मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग कम होती है। सेकेंड डेफिनेशन हम जो यहाँ ले रहे हैं वो है डॉक्टर मार्शल की डेफिनेशन। According to Professor Marshall, the law of demand states that amount demanded increases with a fall in price and diminishes when price increases. Other things being equal, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत के कम होने पर उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर मांग की मात्रा कम होती है। दोनों डेफिनेशन एक जैसी हैं, डिफरेंस सिर्फ दोनों की जो वर्डिंग है उनका है, पर जो रिजल्ट है वो अल्टीमेटली दोनों का सेम है कि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि अदर थिंग्स अगर कांस्टेंट रहती हैं, अन्य बातें अगर समान रहती हैं, तो किसी भी गुड के प्राइस में और उसके डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। नाउ अजम्पशंस या मान्यताएं जिसे हम कह सकते हैं, हमारे लॉ ऑफ डिमांड की कुछ अजम्पशंस है। लॉ ऑफ डिमांड तब एप्लीकेबल होगा जब अदर थिंग्स सेम रहेंगी, अन्य बातें समान रहेंगी। अन्य बातें मतलब वो सब फैक्टर जिनका डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उन सब फैक्टर को हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि वो सब कांस्टेंट रहेंगे। क्या है वो सब फैक्टर? फर्स्ट assumption is that there should be no change in the price of related goods. संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताएं भी समान रहनी चाहिए। एंड कंज्यूमर डज नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में उतार चढ़ाव की कोई भी संभावना या आशंसा नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं तभी हमारा लॉ जो है डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज ये नियम जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, लागू नहीं हो पाएगा। अब हम लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम की व्याख्या। अभी तक हमने ये स्टडी किया कि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस में और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, विपरीत संबंध है। दैट इज प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है। हाउएवर दिस रिलेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल, लेकिन ये रिलेशन, ये संबंध
आनुपातिक नहीं है। अर्थात लॉ ऑफ डिमांड आपको सिंपली ये इंडिकेट करता है कि प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होगी और डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होगी, लेकिन कितने परसेंट प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में कितने परसेंट चेंज होगा ये हमें लॉ से एक्सप्लेन नहीं होता। लॉ सिर्फ हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, उसकी क्वांटिटी के बारे में शो नहीं करता। हम लॉ ऑफ डिमांड को एक सिंपल से शेड्यूल से और कर्व के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डिमांड शेड्यूल ले रहे हैं। नाउ व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? Demand schedule is a table which show the different level of quantity that are demanded on different price level। अलग अलग कीमत के ऊपर जो वस्तु की अलग अलग मांग की जाती है उसको जो टेबल शो करता है उसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। हम यहाँ एक सिंपल सा आइसक्रीम का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए आप मार्केट में आइसक्रीम लेने गए और आइसक्रीम का प्राइस 10 रुपीज था। आपने उसकी 1 यूनिट को बाय किया, एक इकाई उसकी खरीदी। अगले दिन जब आप मार्केट जाते हो तो उसका प्राइस 9 है। इस केस में आप 2 आइसक्रीम खरीद लेते हो। नेक्स्ट डे प्राइस कम होके 8 रुपीज हो जाता है तो आप 3 आइसक्रीम ले लेते हो। जब प्राइस 7 हो जाता है तो आप 4 आइसक्रीम ले लेते हो। जब प्राइस 6 हो जाता है तो आप और ज्यादा आइसक्रीम लेना स्टार्ट कर देते हो। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड है। साइकोलॉजिकल है ये हमारे नेचर में। जैसे जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो हम उसकी डिमांड पहले से ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इसी रिलेशनशिप को हमें शो करता है। ये इसी डिमांड शेड्यूल के थ्रू हम एक डिमांड कर्व को बनाएंगे और डिमांड कर्व से हम शो करेंगे कि किस तरह से प्राइस का और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसी शेड्यूल के बेस पर यहाँ हमने एक सिंपल सा डिमांड कर्व ड्रॉ किया है। हमने प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट शेड्यूल वाला एक एक पॉइंट नहीं लिया, रादर हमने एक सिंपल सा कर्व बनाया है। सपोज इनिशियली हमने लिया है, इनिशियली प्राइस इज ओपी। मान लीजिए कीमत आरंभ में ओपी है, तो इस केस में डिमांड जो है वो ओ क्यू है। जैसे ही प्राइस ओपी से कम होके ओपी 1 हो जाता है तो डिमांड हम ओ क्यू से इंक्रीज करके ओ क्यू 1 कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आई हुई है, ये हमारा डिमांड कर्व है। हम प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट भी इस कर्व को शो कर सकते हैं कि किस तरह से ये डायग्राम ड्रॉ हुआ। जो हमने पीछे शेड्यूल लिया था उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम अपना डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको शो करूंगी। दिस इज ऑरिजन। एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे प्राइस। हमने पीछे जो शेड्यूल बनाया पिछली स्लाइड में उसमें प्राइस हमने 10, 9, 8, 7, 6 लिया था, तो मैं वही पांचों पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ करूंगी, ले रही हूँ। फर्स्ट इज हमारा ये 10 है, देन 9, 8, 7, 6 और एक्स एक्सिस पे मैं क्वांटिटी ले रही हूँ जो कि हमने 1, 2, 3, 4, 5 ली हैं, तो सेम पॉइंट्स मैं यहाँ लेके चल रही हूँ। 1, 2, 3, 4 एंड नेक्स्ट इज 5। शेड्यूल में हमने सबसे पहला पॉइंट लिया था कि जब प्राइस 10 रुपीज है, 10 रुपए है, तो उस केस में हमने डिमांड कितनी की थी? 1। जैसे ही प्राइस कम होके 9 हो जाता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है 2। एट प्राइस 8 डिमांड कितनी थी? 3 यूनिट की। प्राइस 7 के ऊपर डिमांड कितनी थी? 4 यूनिट की। और जब प्राइस 6 था तो डिमांड कितनी थी? 5 यूनिट की। इन सब पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक जो कर्व आ जाएगा, दैट कर्व इज आवर डिमांड कर्व। ये कर्व हमारा, ये वक्र हमारा मांग वक्र है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं, नीचे की ओर झुका हुआ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों बनता है? इसके पीछे भी कुछ रीजन है, कुछ कॉजेज हैं जो कि अब हम स्टडी करेंगे। So next point is why demand curve slopes downward। मांग वक्र ऋणात्मक ढलान वाला
क्यों होता है? देयर मे बी वेरियस रीजन फॉर द फॉलिंग नेचर और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप होने के या फॉलिंग नेचर के कई कॉजेज हैं। कुछ एक पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, इनकम इफेक्ट, टाई प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, उपभोक्ता समूह का आकार, डिफरेंट यूजेस, विभिन्न उपयोग। वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को अब डिस्कस करेंगे। सो हियर इज आवर फर्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। क्या है ये नियम? The law of diminishing marginal utility states that with each increasing quantity of a commodity, its marginal utility decline। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा का उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं, तो उसकी सीमांत उपयोगिता, उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, संतुष्टि मिलती है, वो पहले से कम हो जाती है। हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी और आपने फर्स्ट चपाती ली। पहली चपाती से आपको मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। जब आप सेकंड चपाती लोगे तो वो ही मार्जिनल यूटिलिटी पहले से कम हो जाएगी। थर्ड चपाती से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, सीमांत उपयोगिता मिलेगी, वो पहले वाले से और दूसरे वाले दोनों से कम होगी। तो ये हमारा घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जो हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हमारे पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती है, उसकी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता हमारे लिए कम हो जाती है। इसीलिए कभी भी कंज्यूमर एडिशनल क्वांटिटी के लिए, अतिरिक्त वस्तु के लिए पहले से ज्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि अगली इकाई से उसे उतनी उपयोगिता नहीं मिलनी जितनी कि पहली इकाई से मिली है। इसी तरह से अगर प्राइस कम है तब वो ज्यादा डिमांड करेगा, लेकिन ज्यादा प्राइस के ऊपर कभी भी वो पहले से ज्यादा डिमांड नहीं करेगा। हेंस हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा बन जाएगा? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ कर्व बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। जब कंज्यूमर किसी गुड को खरीदता है तो उसके प्राइस को कंपेयर करके वो डिमांड करता है। मान लीजिए एक पर्सन मार्केट में एप्पल परचेज करने के लिए जाता है और उसके पास 100 रुपीज है, 100 रुपए हैं। मार्केट में एप्पल का प्राइस 20 रुपीज है, 20 रुपए है। इस 20 रुपए से 100 रुपए के हिसाब से वो पर्सन 5 kg एप्पल परचेज करता है, 5 किलो सेब खरीद लेता है। नेक्स्ट डे अगेन वो सेम वही 100 रुपीज लेकर मार्केट में जाता है, 100 रुपए लेकर बाजार में जाता है, और नेक्स्ट डे वो देखता है कि मार्केट में अब एप्पल का प्राइस 20 की बजाय 50 रुपीज है। अगेन इन्हीं 100 रुपीज से वो सिर्फ 2 kg एप्पल ही परचेज कर सकता है, 2 किलो सेब ही खरीद पाया। हुआ क्या? प्राइस पहले दिन 20 रुपए था तो उसने डिमांड की 5 kg एप्पल की। नेक्स्ट डे जब वो मार्केट में गया तो एप्पल का प्राइस ज्यादा था और उसने सिर्फ 2 किलो सेब ही खरीदे, 2 kg एप्पल खरीदे। उसके पास मोनेटरी जो उसकी इनकम थी, जो पैसे थे, वो वही 100 थे, लेकिन जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ उस पर्सन की रियल इनकम या उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, जिसकी वजह से उस पर्सन ने डिमांड कम की। अगर यही प्राइस इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो जाता, 20 रुपए की बजाय प्राइस 10 रुपए हो जाता, तो यही 100 रुपए से वो पर्सन 10 किलो सेब खरीद सकता था, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर पहले से बढ़ जाती। सो दैट इज इनकम इफेक्ट, ये आय प्रभाव है। इस इनकम इफेक्ट की वजह से भी प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप आ जाता है और हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाता है। थर्ड पॉइंट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। डिमांड के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का एक इंपॉर्टेंट रीजन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मींस हर गुड के कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पेप्सी की, तो आप पेप्सी की जगह पे कोका कोला को यूज कर सकते हो।
इन केस पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो आप पेप्सी की डिमांड को कम करके उसकी जगह पे कोका कोला पीना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर पेप्सी का प्राइस कम हो जाएगा तो आप पेप्सी की ही डिमांड करोगे, और कई पर्सन ऐसे जो कि कोका कोला की डिमांड कर रहे थे वो भी इसको छोड़कर इसकी जगह पे पेप्सी की डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, और अल्टीमेटली पेप्सी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड होने की वजह से एक गुड के प्राइस में अगर चेंज आ जाता है तो उसका दूसरे गुड की डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से भी जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है या आपका जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप कर्व बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, उपभोक्ता समूहों का आकार। जब किसी कमोडिटी का, किसी वस्तु की कीमत कम होती है, प्राइस फॉल करता है, तो कई ऐसे पर्सन, कई ऐसे कंज्यूमर जो पहले ज्यादा प्राइस की वजह से उसे खरीदने में अनेबल थे, उसे नहीं खरीद पा रहे थे, अब वो भी उसे खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कंज्यूमर का नंबर बढ़ जाता है और उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरी तरफ अगर प्राइस बढ़ जाता तो वो कंज्यूमर जो पहले उस गुड को खरीद रहे थे उनमें से भी कई मार्केट से विड्रॉ कर जाते हैं और इस तरह से टोटल डिमांड जो है वो कम हो जाती है। यहां हम एग्जांपल एप्पल का ही ले सकते हैं। जब हमने एप्पल का प्राइस 20 लिया था 100 रुपीज से, तो हम 5 kg एप्पल ले पा रहे थे। मान लो नेक्स्ट डे प्राइस हमने जो लिया 10 हो गया, 20 से डिक्रीज होके 10 हो गया, तो कई और पर्सन जो पहले एप्पल नहीं खरीद रहे थे उन्होंने भी एप्पल लेने शुरू कर दिए थे, और अब एप्पल की डिमांड हो गई थी 10 की, क्योंकि 100 रुपीज हमने यहाँ पे अज्यूम करके चले थे पीछे एग्जाम्पल में, उन्हीं 100 से अब आप 10 ले रहे थे। सपोज एप्पल का प्राइस 100 रुपीज ही पर केजी हो जाता, तो वो पर्सन जो 10 या 20 रुपीज के अकॉर्डिंग एप्पल खरीद रहे थे, हो सकता है अब वो मार्केट से विड्रॉ हो जाएं, तो इस केस में डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो जब किसी कमोडिटी का, किसी गुड का प्राइस फॉल होता है तो कंज्यूमर ग्रुप का साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइस आपका राइज हो जाता है तो वो पर्सन जो पहले चीज को खरीद रहे होते हैं वो भी उसे खरीदना बंद कर देते हैं, और अल्टीमेटली टोटल डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व बन जाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट यूजेस, विभिन्न उपयोग। कई गुड्स ऐसी होती हैं जिनके बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया मिल्क। मिल्क से आप टी बना सकते हैं, मिल्क को ड्रिंक कर सकते हैं, चीज बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं। अगर मिल्क का प्राइस कम हो जाता है तो आप इसके डिफरेंट यूज करना शुरू कर देते हो और डिमांड इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर मिल्क का प्राइस राइज हो जाता है तो आप सिर्फ जो जरूरी है, चाय बनाना या पीना, सिर्फ उसके लिए मिल्क को यूज करते हो, और नेटिव जो इसके यूजेस हैं वो कम आप करने लगते हो, जिसकी वजह से इसकी डिमांड श्रिंक हो जाती है, कम हो जाती है, और हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाता है। तो ये सब रीजन थे जिनकी वजह से हमारा डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप्ड कर्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम स्टडी करेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद। अपवाद, एक्सेप्शंस, वो हैं जिन पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं, वस्तुएं हैं जिनकी प्राइस के बढ़ने पर उनकी डिमांड बढ़ती है और प्राइस के कम होने पर उनकी डिमांड कम हो जाती है। इन कमोडिटीज के लिए, इन गुड्स का जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व, जैसा कि हमने पीछे नॉर्मल कर्व बनाया था वैसा कर्व नहीं बनता, रादर हमारा जो डिमांड कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप कर्व बन जाता है। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से गुड्स हैं जिनके ऊपर हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। सो हियर वी विल टेक आवर फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट इज गिफन गुड्स, गिफन वस्तुएं। गिफन वस्तुएं
गिफन गुड का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था। उनके नाम पर ही इन गुड्स का नाम जो था वो गिफन गुड्स पड़ा था। ये वो गुड्स हैं जो कि लग्जरी गुड के कंपैरिजन में कुछ इंफीरियर होती हैं, घटिया होती हैं। गिफन गुड को हम लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन मान के चलते हैं, क्योंकि इनकी एक यूनिक फीचर है, जब इनका प्राइस इंक्रीज होता है तो इनकी क्वांटिटी डिमांड भी ज्यादा हो जाती है, और जब इनका प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इनकी कम हो जाती है। हम यहाँ एग्जांपल लेके चल रहे हैं स्टेपल फूड का। आप कुछ मोटा अनाज जैसे ज्वार है, बाजरा है, मोटे चावल है, ये सब आपके गिफन गुड का एग्जांपल है। मान लीजिए जो आपका मोटा अनाज, जो भी आप कोर्स ग्रेन लेकर चल रहे हैं, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो लोअर इनकम के पीपल जो कि इन्हें यूज करते हैं, उन पर्सन को अब अपनी कुछ सुपीरियर फूड के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है, स्पेंडिंग है, उसे कम करना पड़ेगा, एंड इंस्टेड उसकी जगह वो जो आपका कोर्स ग्रेन है उनको ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। तो इस केस में यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो ये हमारी पहली एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की। सेकेंड इज वेबलन गुड्स। सेकेंड एक्सेप्शन इज वेबलन गुड्स। सॉरी, सेकेंड एक्सेप्शन इज वेबलन गुड्स। वेबलन गुड का जो कंसेप्ट था वो इकोनॉमिस्ट टी वेबलन ने दिया था। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, जिसमें उन्होंने वेबलन गुड को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू वेबलन, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू उनके प्राइस के इंक्रीज होने पर ही इंक्रीज होती है। एक प्रोडक्ट अगर एक्सपेंसिव हो जाता है तो उसकी वैल्यू और उसकी यूटिलिटी पहले से ज्यादा हो जाती है, और वो पर्सन जो उन गुड्स को यूज कर रहे होते हैं वो उनकी डिमांड पहले से ज्यादा करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्रीशियस मेटल्स हैं, स्टोन्स हैं, जैसे कि गोल्ड है, डायमंड है, या लग्जरी कार्स हैं, जिनको बहुत रिच पर्सन जो है वो सिर्फ शो ऑफ के लिए या अपने स्टेटस सिंबल के लिए परचेज करते हैं। वो लोग जब इन गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो उनकी ज्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि ये उनका स्टेटस सिंबल शो करता है, और अगर इनका प्राइस कम है तो वो उनकी डिमांड को भी कम करते हैं। तो इन गुड्स के केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड की एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज एंड डिमांड एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन द प्राइस इन नियर फ्यूचर। निकट भविष्य में कीमत में वृद्धि और कमी की संभावना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि किसी गुड का प्राइस फ्यूचर के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, और मार्केट कंडीशन हमें ऐसा इंडिकेट करती हैं, ऐसा शो करती हैं कि इस गुड का प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है। तो हम एट प्रेजेंट चाहे उसका प्राइस इंक्रीज ही क्यों ना हो रहा हो, ये सोचकर कि फ्यूचर में उसका प्राइस और बढ़ने वाला है, हम आज ही उसकी डिमांड को ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। इसी तरह से अगर हमें लगता है कि किसी गुड का प्राइस फ्यूचर में ड्रॉप होने वाला है, तो आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में, उसके लोअर प्राइस पे भी हम उसके डिमांड को कम करते हैं और उसके डिमांड को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। तो हमारा इन दोनों केसेस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो पाता। तो ये भी हमारे लॉ ऑफ डिमांड की एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज आर इग्नोरेंस, हमारी अज्ञानता। कई बार लोगों को ये लगता है कि जिस गुड का प्राइस ज्यादा है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होगी, इसीलिए वो उसकी डिमांड को ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में कुछ कॉस्मेटिक्स लेने जाते हैं, शॉपकीपर आपको दो क्वालिटी दिखाता है, दो तरह की कॉस्मेटिक्स की सैंपल देता है। एक का रेट है 100 और दूसरे का रेट है 400। अब आपको ये लगता है कि जिसका रेट 400 है उसकी क्वालिटी ज्यादा
ज्यादा अच्छी होगी और 100 वाला जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। ये आपकी इग्नोरेंस की वजह से, आप इसके रेट की वजह से इसे सुपीरियर मान लेते हैं और इसकी ज्यादा डिमांड करते हैं, और जिसका प्राइस कम था आप उसके डिमांड को कम कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे इग्नोरेंस की वजह से यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो ये इग्नोरेंस भी हमारे लॉ ऑफ डिमांड के एक एक्सेप्शन है। Thank you so much. This is all about law of demand. Thanks for listening.